लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की डेरिवेशन कराई थी और दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर के बीच मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फार्मूला डिराइव करके और उसका अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे डिसाइड करेंगे ये बात बताया था। और इस कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। और उसी कंटिन्यूएशन में 1-2 क्वेश्चन और करते हैं करंट कैरिंग फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन कराया था बच्चों, ये वायर है और एक हॉरिजॉन्टल वायर है, दोनों करंट कैरिंग है, तो हॉरिजॉन्टल वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स है ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन करंट कैरिंग वायर का है वो इस तरह से है बच्चों। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब जेईई नीट लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है जिसको हमने मोड़ करके ये शेप दे दिया। करंट आई जो है इस तरह से फ्लो कर रही है, करंट आई इस तरह से फ्लो कर रही है। रेडियस जो है इस सर्कुलर आर्क का रेडियस कैपिटल आर है। तो इस वायर AB पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये क्वेश्चन है। वायर करंट कैरिंग वायर को ये शेप दे दिया, व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन वायर AB, ये निकालना है आपको। देखो बच्चों, ये जो वायर अगर हम इसको यहां से मिला दें, अगर इसको यहां से मिला दें तो इस वाले साइड पे इसको अगर मैं C और D ले लूं तो साइड AC पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, साइड AC पर जो फोर्स लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग किधर लगेगा। देखिए इनवर्ड फील्ड, करंट अपवर्ड, थंब लेफ्टवर्ड। So magnetic force on this wire is magnetic force on wire AC is leftward। कोई दिक्कत बच्चों? ये जो वायर है इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा राइटवर्ड लगेगा और सेम फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा कैंसिल। अब बात आती है कि ये जो सर्कुलर आर्क है इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है इफेक्टिव लेंथ बच्चों, 2r। ये जो सर्कुलर आर्क है इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है, 2r है। तो जो फोर्स इस पे लगेगा, ये तो इसको कैंसिल कर दिया, जो फोर्स इस पे लगेगा वो होगा वही नेट फोर्स होगा, और वो नेट फोर्स होगा IB मल्टीप्लाइड बाई 2r। IBL sin 90, IBL sin 90। सर्कुलर आर्क के केस में इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेट वायर लेते हैं। ये सर्कुलर आर्क अगर इफेक्टिव स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट होगा तो स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2r बनेगा। तो इसका मतलब जो इस पूरे वायर पे फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, इस पूरे वायर पे फोर्स लग रहा है 2IBr। ये आंसर है, ठीक है बच्चों। वायर AB पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स है 2IBr। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, नोट कर लिया इसको, नोट करो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बच्चों, जैसे सपोज कर लीजिए ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इस क्रॉस मैग्नेटिक यानी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को मोड़ करके ये शेप दे दिया, करंट आई है, लेंथ दोनों की L है, इसकी भी L है और इसकी भी L है, करंट आई है, लेंथ L है।
वायर AB पे कितना फोर्स लग रहा है, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर AB, वायर AB पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये आपको बताना है। वायर AC पर फोर्स, वायर AC पर फोर्स किधर लग रहा है, वायर AC पर फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, लेफ्ट वर्ड, कितना लग रहा है, IBL sin 90, कोई दिक्कत। वायर CB पे फोर्स कितना लग रहा है, IBL sin 90, डायरेक्शन क्या है, CB वायर पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो नेट फोर्स ऑन AB कितना होगा, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी F रूट 2। F रूट 2 का मतलब कितना होगा बच्चों, IBL रूट 2। दिस इज आंसर, क्लियर। तो फोर्स हो गया IBL रूट 2। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों और हमने इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को ये शेप दे दिया, वायर AB को ये शेप दे दिया, करंट आई है, वायर AB को ये शेप दे दिया, करंट आई है, ये एंगल 60 डिग्री है बच्चों। कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा AB पर, लेंथ है, लेंथ, दोनों वायर की लेंथ है, करंट आई है, ये एंगल 60 डिग्री है। सर IBL रूट 3, IBL रूट 3 करेक्ट। इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, अगर इसको मैं AC लूं तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, वायर AC पे फोर्स किधर लगेगा, बोलो बताओ, देखो यही है ना, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट। और इस वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा, देखो यही है ना, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब मुझे ये बताओ कि इस फोर्स को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दे, पीछे की तरफ बढ़ा दे, और इस वाले को इधर बढ़ा दे, तो आमने सामने का एंगल क्या होगा, सेम होगा ना भाई। ये 60 है तो ये भी तो 60 हो जाएगा, और दो फोर्स अगर 60 डिग्री पे है तो नेट फोर्स कितना होगा, अंडर रूट, यानी FAB जब आप लिखो, एक बार देखो बच्चों, इस वाले वायर पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स इधर लग रहा है, और इस वाले वायर पे फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इधर लग रहा है। इसको पीछे बढ़ा दें और इसको भी पीछे बढ़ा दें, तो ये आमने सामने का एंगल सेम हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री पे दो फोर्स का रिजल्टेंट किधर लगेगा, Fnet यानी FAB कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट, बोलिए क्या होगा, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60, यही होगा ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, F रूट 3, इसको लिख सकते हैं F रूट 3। क्यों, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कट गया, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर, F को बाहर ले लिया, F रूट 3, यानी IBL रूट 3, ये आंसर है, IBL रूट 3 ये आंसर है। अब आपको इतना, अगर आप इतना नहीं सोचना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आना चाहते हैं, तो देख के आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। ये तो
ये तो एक अप्रोच हो गया, कैलकुलेट करके निकाल लोगे। अगर आप इमीडिएटली आंसर टिक करना चाहते हैं तो इस वाले केस में इफेक्टिव लेंथ देख लो बच्चों। इफेक्टिव लेंथ वायर की कितनी है? L√2। ये L ये 90, तो ये L√2 हुआ, तो IB L√2 आंसर टिक कर दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं भाई। 90 ये L और L 90 डिग्री पे, इफेक्टिव लेंथ कितनी आ गई? A और B को मिला दो, L√2 आ गई, तो IBL L√2। A यहां से शुरू हुआ, B L और L आपस में 60 डिग्री पे, इफेक्टिव लेंथ कितना? L√3 होगा या नहीं भाई? ये बहुत सिंपल सी बात है। L ये एंगल 60, तो ये L√3 ही तो होगा या नहीं होगा? क्लियर? तो IB L√3, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली आंसर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जो है यहां पे बनते हैं, बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल पे, जी और नहीं। ठीक है, तो आई थिंक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जितने भी क्वेश्चन कराए सब समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसके बाद सर एक बार बता दीजिए L√3, ये L है, ये L है, ये 60, रिजल्टेंट क्या होगा? √L² प्लस L² प्लस 2L² cos 60, तो L√3 यही होगा ना? ये L है, ये L है 90, L इफेक्टिव √L² प्लस L² प्लस 2L² cos 90, L√2। कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर ये एंगल 120 है तो इफेक्टिव लेंथ ले लेंगे। सपोज कर लो बच्चों ये एंगल 45 डिग्री दिया है, L इफेक्टिव निकाल लेंगे ना? ये एंगल मान लो 120 डिग्री दिया है, ये सपोज कर लो 120 दिया है, ऐसे है, ये एंगल 120 है, इफेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? IBL L को रिप्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात आती है, ये तो हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, 6-7 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन आपको डिसाइड करना आ गया। एक क्वेश्चन मुझे और इसमें कराना है जो कि कई बार पूछा गया है, उसको लेता हूं बच्चों। एक ये क्वेश्चन जरा आप करेंगे, ये अभी मुझे याद आया। करंट यहां से एंटर कर रही है, ये सेंटर है, यहां से करंट निकल जा रही है, सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको बताना है। सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको बताना है। करंट I एंटर कर रही है, करंट I निकल जा रही है, सेंटर पे रेडियस R है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये आपको बताना है। देखो सर्कल का डायरेक्शन, क्या चीज? सर्कल का डायरेक्शन है सर, अपोजिट। देखो ऐसा समझो बात को, सर सर्कल में जो डायरेक्शन नहीं है ये करंट यहाँ आई, कुछ करंट इधर चली गई, कुछ इधर गई, यहां से करंट निकल गई, यही होगा ना भाई? करंट इस पॉइंट पे एंटर कर रही है, तो इस पार्ट में और इस पार्ट में करंट डिवाइड होगी। सपोज कर लो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है फाइंड आउट। ये वायर नहीं है, रेडियस R दिया हुआ है इसमें, ये सेंटर है। यहां से अगर इसको मिलाओगे बेटा, मान लो मिला देते हो, इसको मिला देते हो, ठीक? इस वाले वायर का रेजिस्टेंस अगर R है तो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है? रेडियस स्मॉल r है। इस वाले वायर का रेजिस्टेंस अगर R है तो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 3R। भाई दिस पार्ट हैज रेजिस्टेंस कैपिटल R,
तो दिस पार्ट हैज रेजिस्टेंस 3R। कोई डाउट? अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा जाती है, और जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट कम जाती है। रेजिस्टेंस का क्या रेशियो है? 1:3। तो करंट का रेशियो क्या होगा? 3:1। यानी जो करंट आई आ रही है उसका कितना पार्ट इसमें जाएगी? 3/4। कोई दिक्कत बच्चों? भाई रेशियो अगर आप लोगे तो 3/4, 1/4 होगा। सबको क्लियर है? 3/4 और 1/4 होगा। अच्छा, अब अगर ये करंट यहां आ रही है तो इस वाले में कितना होगा? इस वाले में कितना होगा? I/4। कोई डाउट नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो बच्चों, अगर अगर मैं फर्स्ट वायर मान लूं और इसको सेकेंड वायर मान लूं, तो फर्स्ट वायर की फील्ड यहां पे कितनी है? ये जो फर्स्ट देखो, इसकी फील्ड तो 0 है। ये जो वायर है इसकी फील्ड यहां पे क्या है? क्यों? क्योंकि इसकी एक्सिस में पॉइंट है। ये जो वायर है इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड यहां 0 है। क्यों है? क्योंकि इसकी एक्सिस पे है। अब अगर फर्स्ट पार्ट की फील्ड हम लिखें तो क्या लिखेंगे बताइए? अगर फर्स्ट पार्ट की इस वाले वायर की फील्ड यहां लिखें तो B1 क्या लिखेंगे? स्मॉल के आई, मतलब इसमें जितनी करंट है कितनी है? 3I/4 डिवाइडेड बाई R, यही है ना? और मल्टीप्लाइड बाई जितना एंगल बना रहा है। क्या ये बात मैंने आपको पहले बताई है? सर्कुलर आर्क की फील्ड अगर सेंटर पे निकालना है तो सर्कुलर आर्क में जितनी करंट है स्मॉल के उस दैट करंट डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई जितना एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? π/2। तो अगर इसको मैं स्मॉल के पाई बाई 3I/4/2 लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों? स्मॉल के 3πI/8R, यही होगा ना? स्मॉल के की वैल्यू μ0/4π आपको मालूम है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की इस पॉइंट पे वो क्रॉस है कि डॉट है? ये जो वायर है इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो कौन सी फील्ड है ये? डॉट फील्ड है। वेरी गुड, ये डॉट फील्ड है। अब आ जाते हैं इस पे, इसकी फील्ड बताइए कितनी होगी? B2 कितनी होगी? अगर बिल्कुल B2 अगर लिखेंगे तो स्मॉल के जितना करंट है I/4 डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा का पूरा आर्क कितना एंगल बना रहा है? कितना बना रहा है? 3π/2। यानी यहां पे हम लिखेंगे बच्चों स्मॉल के I/4 डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 3π/2। जितना एंगल ये बना रहा है 3π/2, तो आई थिंक सेम आ जाएगा ना? स्मॉल के 3πI/8R सेम आ रहा है ना? ये जो फील्ड है सेकेंड वायर की फील्ड है, क्रॉस है कि डॉट है? क्रॉस है। तो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज दिस माइनस दिस, अपोजिट डायरेक्शन है तो 0। ये आंसर है। नोट कर लो बेटा। क्लियर ना? मेथड इज क्लियर? तो अब मैं
आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट, उसकी डेरिवेशन कई बार पूछी गई है, और एप्लीकेशन में सोलेनॉइड, टोरॉइड और हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ। सर इसके एक क्वेश्चन बहुत कराया है इस तरह के क्वेश्चन, मैंने कम से कम 10-12 कराए हैं आपको। बायो सेवर्ट्स लॉ में कराया है ना। अब आप लिखो बच्चों, PYQ कराऊंगा मैं। अब आप लिखो एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो बेटा, स्टेटमेंट लिखिए, लाइन इंटीग्रल, लाइन LINE, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन due to line integral of magnetic induction due to current carrying conductor, current carrying conductor over a closed loop, over a closed loop is directly proportional to, over a closed loop is directly proportional to, over a closed loop is directly proportional to current in that conductor, current in that conductor threading the loop, threading, THREADING, threading the loop, threading the loop। क्या मतलब है बच्चों इस स्टेटमेंट का, ध्यान से देखिए। जैसे सपोज कर लीजिए ये एक कंसीडर्ड एम्पीरियल लूप है, यानी एक लूप है। इस लूप को थ्रेड करता हुआ ये वायर है जिसमें